नमस्कार। सत्यराज व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि क्या करार के माध्यम से किसी डीलरशिप की समाप्ति या खात्मा किया जा सकता है। फ्रेंड, आज का टॉपिक इसी पे है कि अगर कोई करार के माध्यम से डीलरशिप की जाती है और वो डीलरशिप एट विल है, ऐच्छिक वितरक का करार है, तो क्या करार के माध्यम से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की डीलरशिप को समाप्त कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो आज इस टॉपिक को समझते हैं, एक प्रॉब्लम को लेते हैं और फिर सॉल्यूशन के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अगले स्लाइड्स पे पहले प्रॉब्लम देखते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड जो कि एयर कंडीशन के मैन्युफैक्चर और सेल से संबंधित व्यवसाय में जुड़ी हुई है। ये एक्स लिमिटेड कंपनी ने वाई को एज ए सोल एंड एक्सक्लूसिव डीलर एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, तो वहाँ पर वाई को अपॉइंट किया एज अ सोल एंड एक्सक्लूसिव डीलर के तौर पे। ठीक, देन डीलरशिप एग्रीमेंट जो है ये एक्स और वाई के बीच में 5 साल के लिए हुआ, लेकिन शर्त रख दिया गया कि एवरी सेल पे जो भी एयर कंडीशन बिकेगा उसके हर एक सेल पे वाई को 5% कमीशन मिलेगा और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन चार्जेस 1000 रुपये हर एसी के बिकने पर मिलेगा। यानी कि हर एसी जो बिकेगा उसे 5% कमीशन प्लस 1000 रुपये एक्स्ट्रा जो ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन चार्जेस होगा। ठीक है, लेकिन अगले 2 साल के अंदर जो ऑफिसर्स थे एक्स लिमिटेड, उनको एक कंप्लेन मिला कि कस्टमर के प्रति वाई के स्टाफ और उनके एम्प्लॉई का रूड बिहेवियर और प्लस जो इंस्टॉलेशन करते थे वो भी फॉल्टी पाया जाता था। यानी कि काफ़ी कंप्लेंट कस्टमर का वाई के खिलाफ एक्स को प्राप्त हुआ अगले 2 साल के अंदर। साथ ही एक्स को ये भी इंफॉर्मेशन मिली कि वाई जो है वो एक अंडर कंपनी है जेड लिमिटेड, उनका भी एयर कंडीशन बेच रहा है और जेड लिमिटेड कोई और नहीं बल्कि एक्स का राइवलरी कंपनी है। ठीक है, प्रतिद्वंदी है। जब एक्स ये कंफर्म हो गया कि वाई के खिलाफ कस्टमर की तरफ से कई कंप्लेन आ रहे हैं, तो उन्होंने ये डीलरशिप जो की हुई थी उसको रद्द कर दी, यानी वाई के साथ जो डीलरशिप की थी वो समाप्त हो गया। ठीक है, अब टर्मिनेशन के दौरान जैसे क्लॉज 2 में जो डीलरशिप एग्रीमेंट था उसमें लिखा था कि 1 महीने के नोटिस पे कभी भी डीलरशिप समाप्त की जा सकती है। ठीक है, और वैसा ही एक्स लिमिटेड ने वाई के साथ किया और ये भी लिखा हुआ था कि अगर ये ऐसा कभी भी कर सकते हैं जब एक्स को लगता है कि उनके बिजनेस को या उनके बिजनेस के हित में कोई ऐसा एक्टिविटी हो रही है जो उसको बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता है, तो एक्स जो है 1 महीने का नोटिस दे करके वो डीलरशिप को समाप्त कर सकता है। उसी डीलरशिप एग्रीमेंट के क्लॉज 3 में ये भी शब्द जुड़ा हुआ था कि कोई भी पक्षकार अगर उनको लगता है कि करार का उल्लंघन हो रहा है तो ऐसे करार को यानी डीलरशिप एग्रीमेंट को बिना कारण बताए 1 महीने के नोटिस पे किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। ये क्लॉज 3 लिखा हुआ था और ऐसा ही एक्स ने वाई के खिलाफ किया। डीलरशिप खत्म होने के बाद वाई ग्रसित होकर के एक सूट मुकदमा फाइल करता है एक्स के खिलाफ और उस सूट में वाद में वाई ने 2 प्रेयर कर रखी है। पहला है कि जो डीलरशिप की टर्मिनेशन हुई है उसे इलीगल यानी गैर कानूनी घोषित किया जाए, पहला। दूसरा कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट यानी कि जो डीलरशिप एग्रीमेंट हुई थी वो पूरे 5 साल की हुई थी, 2 साल बाद ही उसे समाप्त कर दी गई, तो बाकी के 3 साल जो है वो डीलरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से चलाया जाए। ठीक, इसके उलट
एक्स लिमिटेड ने इस दोनों प्रेयर जो की गई थी वाई के द्वारा उसको अपोज करता है और कहता ये है कि ये जो टर्मिनेशन हुई है वो सही है, क्योंकि डीलरशिप जो है वो डीलरशिप एग्रीमेंट के अनुसार से डीलरशिप एट विल थी, यानी कभी भी इच्छा के अनुसार दोनों पक्षकार को स्वतंत्रता थी कि वो अगर वो एग्रीमेंट से सहमत नहीं है किसी भी समय तो वो अपने इच्छा के अनुसार कभी भी उसे समाप्त कर सकते हैं, और वैसा ही एक्स ने किया है। ठीक, और रही बात स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, तो वो ऑर्डर नहीं किया जा सकता सिवाय इतना कि जो डैमेजेस है वो सिर्फ 1 महीने का है, 30 डेज का था, जैसे क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि टर्मिनेशन से पहले 3 महीने का, टर्मिनेशन से पहले 30 डेज का नोटिस देने का प्रावधान क्लॉज 3 में इंक्लूड है, तो वो 30 डेज का डैमेजेस देने के लिए हम बाध्य हैं। बाकी न तो हमारा टर्मिनेशन गलत है और न ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए हम बाध्य है। ये एक्स ने अपनी बात डिफेंस में कही। अब सवाल ये है कि क्या जो टर्मिनेशन ऑफ डीलरशिप है वो इलीगल करार किया जाए, डिक्लेयर किया जाए या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो बात वाई कह रहा है कि 3 साल के लिए जो है, अगले 3 साल के लिए डीलरशिप को एज एग्रीमेंट हुई थी, जैसा करार हुआ था वैसे उसको चलाया जाए और 100 बार किया जाए कि डीलरशिप चलते रहने दिया जाए। ठीक है, तो क्या ये दोनों जो रिलीफ मांगी गई है वो सही है गलत, हम अगले स्लाइड पे इसके प्रोविजन जो कंसर्न प्रोविजन है उसको देखते हुए डिसाइड करते हैं। और वाई का जो पहला रिलीफ है, यानी जो रिक्वेस्ट या प्रेयर किया है, वो है कि डीलरशिप जो टर्मिनेट की गई है उसको इलीगल डिक्लेयर किया जाए, यानी डिक्लेरेटरी डिक्री की डिमांड कर रहा है वो पहले प्रेयर में। ठीक, तो इसके लिए सेक्शन 34 में हमें जाना पड़ेगा जो कि डिक्लेरेटरी डिक्री की बात करता है ऑफ द, याद रखिएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के हिसाब से। ठीक, तो ये डिस्कशन कोर्ट पे निर्भर करता है कि डिक्लेरेशन जो है वो किसी स्टेटस या राइट, ठीक है, स्थिति और अधिकार से संबंधित कोई भी घोषणा अगर करना है तो ये कोर्ट के डिस्कशन में निर्भर करता है, और इसके लिए दिए गए आवश्यक तत्व होना चाहिए अगर घोषणात्मक डिक्री चाहिए। पहला कि द प्लेंटिफ जो है यानी वाई मस्ट बी अ पर्सन एंटाइटल होना चाहिए, किसका, एक लीगल कैरेक्टर का, विधिक कैरेक्टर का, और दूसरा टू एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी, किसी संपत्ति पे उसके अधिकार का होना चाहिए, और उस कैरेक्टर और लीगल राइट को जो अपोजिट पार्टी यानी एक्स जो है उसे डिनाई कर रहा हो या इंटरेस्टेड टू डिनाई या इच्छुक हो उस लीगल राइट, कैरेक्टर या टाइटल को डिनाई करने के लिए तैयार हो। तीसरा पॉइंट है कि प्लेंटिफ को सिर्फ डिक्लेरेशन से संबंधित रिलीफ की ही मांग करनी चाहिए, जिसमें कि वो ऐसी चीज़ की घोषणा कराना चाहता है जिसका वो लीगल कैरेक्टर से संबंधित है और वो उसका हकदार है, या वो राइट टू प्रॉपर्टी हो या टाइटल टू प्रॉपर्टी हो। ठीक, चौथा है कि प्लेंटिफ जहाँ पर ऐसा डिक्लेरेशन करने का अधिकारी रखता है, किसी ओनरशिप या डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल के लिए हक रखता है, तो फिर न्यायालय से उस डिक्लेरेशन के साथ साथ अन्य रिलीफ या उपचार भी मांग सकता है। वाई जो इसमें जुड़ा हुआ है, ये कहा गया है कि अगर डिक्लेरेटरी सूट है, ठीक है, और उसमें टाइटलशिप या राइट की बात कर रहे हैं, तो उसमें पोजीशन की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि भले ही मिले ना मिले वो बात की बात है, वो अपनी बात लिख दे कि हाँ पोजीशन, कब्जा भी मुझे चाहिए, टाइटल तो है ही, कब्जा भी चाहिए। ठीक है, और अगर वो नहीं लिखता है तो फिर डिक्लेरेटरी सूट जो फाइल की गई है वो डिसमिस हो सकता है। अब वाई के पहले प्रेयर के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, तो सेक्शन 34 का जो प्रोविजन हमने देखा अभी, उसके अनुसार और जो डीलरशिप एग्रीमेंट है उसके क्लॉज 2 के अनुसार ये एक्स के पास एक राइट था कि अगर किसी भी वक्त उसे लगता है कि दूसरी पक्षकार यानी वाई कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे उसका बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है, तो वो कभी भी डीलरशिप को टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, और एज पर टर्म्स ऑफ क्लॉज 2 जो डीलरशिप एग्रीमेंट जब टर्म्स खत्म हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, समाप्त हो गया है, तो फिर ये वाई का डिमांड करना कि टर्मिनेशन ऑफ डीलरशिप को इलीगल डिक्लेयर किया जाए इज नॉट मेंटेनेबल।
ये मेंटल में नहीं होगा, क्योंकि इससे वाई का न तो कोई राइट, टाइटल या लीगल कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, जैसा सेक्शन 34 में डिक्लेरेटरी डिग्री पास करने के लिए जरूरत पड़ती है। इसलिए एक्स जो है, जो कंटेंशन कर रहा है वो सही है, और वाई को डिक्लेरेटरी डिग्री रिलेटेड टू दी टर्मिनेशन ऑफ डीलरशिप प्रदान नहीं की जाएगी। अब सेकंड प्रेयर जो वाई ने अपने सूट में मांगी है या की है, वो ये है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाए जैसा कि डीलरशिप एग्रीमेंट में की गई थी। तो इसके लिए हमें सेक्शन 14 में जाना पड़ेगा, कि जो ये बताता है कि विच आर अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला है कि व्हेन कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20, यानी कि 14(1)(a) ये कहता है कि जहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस यानी कि किसी और तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कराया जा सकता है, जैसे सेक्शन 20 में कहा गया है, तो फिर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कराया जाएगा। दूसरा है जहाँ पर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी परफॉर्मेंस कराने के लिए एक कंटिन्यूस ड्यूटी की रिक्वायरमेंट है, और कोर्ट कैनॉट सुपरवाइज, कोर्ट जो है ऐसे मामले को लगातार सुपरवाइज नहीं कर सकता है। तो ऐसे कंटिन्यूस ड्यूटी वाले कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस को भी स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं कराई जाएगी, जैसा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग की बात है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग और अपार्टमेंट। तो ऐसे जहाँ पर कंटिन्यूस ड्यूटी की जरूरत पड़ती है, कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकती है, तो ऐसे संविदा को भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कराई जा सकती। और तीसरा है अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ पार्टी, यानी कि ऐसी संविदा है जो कि पक्षकार के अपने पर्सनल क्वालिफिकेशन पे, उनकी योग्यता पर निर्भर करता है। ठीक है, और वो नेचुरली वो पक्षकार इस तरह से प्रोहिबिटेड हो गया है, यानी वो ऐसी प्रॉब्लम समस्या आ गई है कि वो व्यक्ति उस संविदा को पालन नहीं कर सकता है, जैसे कि आर्टिस्ट है, पेंटर है, सिंगर है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ होती है, लेकिन प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है कि वो अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो फिर ऐसे मामले में भी कोर्ट ऐसे संविदा को भी स्पेसिफिकली परफॉर्म करने के लिए नहीं कह सकता है। 14(1)(d) ये कहता है जहाँ पर ऐसी संविदा है जो इटसेल्फ नेचुरली डिटर्मिनेबल है, यानी कि वो स्वतः समाप्त होने की योग्यता रखता है, यानी कि चाहे अनफोर्सीन हार्डशिप की वजह से या इनइक्विटेबिलिटी की वजह से या अनफेयर एडवांटेज की वजह से वो संविदा ऐसा है जो स्वतः अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे संविदा है जैसे कि फ्रस्ट्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, जो नेचुरली फ्रस्ट्रेट हो गया है, यानी कि वो संविदा जिसमें पक्षकार का देहांत हो गया या विषय वस्तु ही समाप्त हो गई है, या ऐसी संविदा जो जिसमें फिक्स्ड ड्यूरेशन है, यानी टेन्योर है, समय काल समय अवधि निश्चित है, तो निश्चित अवधि के समाप्त होने पे ऑटोमेटिकली वो संविदा समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा नेचुरली डिटर्मिनेबल, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो संविदा खुद अपने आप समाप्त हो जाती है, तो ऐसे संविदा को भी स्पेसिफिकली परफॉर्म करने का आदेश नहीं मिल सकता है। ठीक है, आगे है जैसे ट्रस्टी है, इन एक्सेस ऑफ पावर अगर वो एक्सीड करता है तो ऐसे संविदा का भी पालन नहीं कराया जाता है, क्योंकि वो ट्रस्टी ने जो संविदा बनाई है वो अपने पावर को एक्सीड कर गया है। तो ऐसे एक्सीडेड पावर द्वारा बने हुए कॉन्ट्रैक्ट को भी स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं कराया जा सकती है। फिर नेक्स्ट है कि जैसे पार्ट अनसर्वेबल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक ऐसे संविदा का कराने की बात हो रही है जो कि विभाजित नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई करार है ऐसा प्रॉपर्टी बेचने का जिसके 3 दावेदार हैं। ठीक है, और उनमें से एक दावेदार ही बेचने को तैयार है, बाकी 2 बेचने को तैयार नहीं है, और वो प्रॉपर्टी का विभाजन भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर ऐसे करार उस पूरे प्रॉपर्टी को बेचने के लिए स्पेसिफिकली परफॉर्म का आदेश नहीं मिल पाएगा, जब तक कि बाकी जो 2 ओनर है वो तैयार ना हो जाए। ठीक है, तो ऐसी संविदा
किसी ऐसी वस्तु को स्पेसिफिक परफॉर्म के आदेश नहीं मिल सकता है इसका विभाजन ही ना हो पाए। और लास्ट है 14.2 में कि अगर कोई ऐसा करार है जो कि प्रेजेंट या फ्यूचर डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन क्लॉज के माध्यम से सॉल्व कराना चाहते हैं, यानी कि आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के अनुसार गवर्न होना चाहता है, तो ऐसे भी करार को स्पेसिफिक परफॉर्म करने का आदेश नहीं मिलेगा। वाई के सेकंड प्रेयर के सॉल्यूशन की तरफ आए तो हम पाते हैं कि सेक्शन 14(1)(d) के अनुसार जो भी कॉन्ट्रैक्ट नेचुरली डिटरमिनेबल हो जाता है दैट कैनॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि क्लॉज 3 ऑफ द डीलरशिप एग्रीमेंट के अनुसार जब भी कोई पार्टी ग्रसित होती है तो कोई भी पार्टी जो है 1 महीने का नोटिस दे करके बिना रीजन और कारण बताए उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है, यानी डीलरशिप एग्रीमेंट को टर्मिनेट किया जा सकता है, जैसा कि एक्स ने वाई के साथ किया हुआ है। और इसलिए वाई जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो चाहता है डीलरशिप एग्रीमेंट का अगले 3 सालों के लिए, वो स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं हो पाएगा क्योंकि क्लॉज 3 के अनुसार वो डीलरशिप टर्मिनेट हो चुका है बाय गिविंग 1 month नोटिस एंड विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, ठीक है। इसलिए ये जो प्रेयर है वो भी रद्द हो जाएगा, यानी कि न तो वाई को एक ऐसा डिक्लेरेशन मिलेगा जिसमें कि डीलरशिप टर्मिनेशन को इलीगल करार दिया जाए, या न तो ऐसा कोई आदेश मिलेगा जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ डीलरशिप एग्रीमेंट फॉर द नेक्स्ट 3 years जो पाने का इच्छुक है वो मिल पाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही रिलीफ वाई को एक्स के खिलाफ नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ, जो वाई का ये जो मांग है कि डीलरशिप टर्मिनेशन होने से पहले 1 महीने का नोटिस उसे मिलना चाहिए था, वो उसे नहीं मिला है, तो वो उसका एंटाइटलमेंट है और उसके लिए क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। यानी कि डीलरशिप टर्मिनेट करने से पहले 30 days यानी 1 month का नोटिस देना एक्स को जरूरी था, ठीक है। और वाई कह रहा नहीं मिला है, तो सिर्फ एक्स को उस 30 दिन की जो क्षति हुई है उसी की पूर्ति की डिमांड यानी कोर्ट कर सकती है और कोई रिलीफ वाई को नहीं मिल पाएगा। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो पे हम नए प्रश्न के साथ, नए प्रोविजन, नए केस लॉ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।